स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम खानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा हूं आपके साथ, सारे मेहमानों के साथ फिर हाजिर हैं हम। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर चौगांवकर साहब सभी हैं। और अब जरा राहुल गांधी की बात हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी भारत लौट आए हैं। वो अमेरिका के दौरे पर रहे कई दिन और उसके बाद वो भारत आ गए हैं, लेकिन जाते हैं तो खबर बनती है, लौटते हैं तो ज़्यादा चर्चा नहीं होती। इस बार लौटने पर भी उनकी चर्चा हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखिए, ये पहली बात तो अमित मालवीय पूछ रहे हैं, बीजेपी के जो सोशल मीडिया हेड है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी इज बैक आफ्टर हिज nth फॉरेन ट्रिप। असंख्य ट्रिपों के बाद वापस लौट आए हैं। ही लेफ्ट फॉर लंदन ऑन 6 सितंबर, स्पेंड 10 डेज अब्रॉड। 10 दिन वो विदेश में रहे, आज 16 तारीख को वापस आ गए। अब वो कह रहे हैं कि उनके कुछ इवेंट्स की जानकारी तो दुनिया को थी, जहां जहां उन्होंने कार्यक्रम रखे, लेकिन और वो सारे कुल उनकी सारी समय उनका मिला लीजिए तो 5 घंटा बनता है कि 5 घंटे के पब्लिक इवेंट किए राहुल गांधी ने। उसके अलावा वो कहां रहे, किससे मिले, क्यों, कहां गए, किसी को कोई जानकारी नहीं है। और उन्होंने कहा दीज शेडी क्लैंडस्टाइन फॉरेन ट्रिप्स रेज सेवरल क्वेश्चंस। और आगे लिख रहे हैं क्योंकि ऐसी जानकारियां आती हैं कि ये फॉरेन एजेंसीज और ऑपरेटर से मुलाकात इन्होंने की है जो भारत के हितों के खिलाफ काम करते हैं। तो ये एक तो उनके विदेश दौरे पर एक नया प्रश्न खड़ा हुआ। बाकी जो रवनीत बिट्टू हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे थे, कांग्रेस पार्टी से भाजपा में आए 2024 के चुनाव से पहले। बीजेपी ने इनको टिकट दिया, ये चुनाव हार गए। लोगों को लगा कि अब हार गए तो हार गए, हारने वाले को कौन पूछता है। लेकिन फिर इनको राज्यसभा भेजा गया, फिर इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तो रवनीत बिट्टू बीजेपी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं और वो शायद अपनी इंपॉर्टेंस दिखा भी रहे हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे इतना वजन दे दिया है। अब वो कह रहे हैं राहुल गांधी तो भारत के आतंकवादी नंबर 1 हैं, टेररिस्ट नंबर 1। राहुल गांधी के लिए ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा है, भारत सरकार का मंत्री कह रहा है। और आगे कह रहे हैं कि इन पर तो कोई इनाम रखा जाना चाहिए, कोई इनाम रखो राहुल गांधी पर, ये इतना बड़ा आतंकवादी है। भारत सरकार के मंत्री को राहुल गांधी में अगर आतंकवादी नजर आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो कुछ एक्शन भी करना चाहिए। इससे पहले गिरिराज सिंह भी ये बात कह चुके हैं कि ये देश विरोधी आदमी हैं, देश विरोधी बात करते हैं। वही दो मंत्री अगर कोई बात कह रहे हैं तो फिर उस पर कुछ आगे भी बढ़िए। पहले मैं आपको सुना देता हूं कि रवनीत बिट्टू ने क्या कहा है राहुल गांधी के लिए, किन शब्दों में कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जानना। और उसके ऊपर फिर इनको किन किन लोगों ने घेरा कि भाई तुम तो अब बीजेपी में जाकर के नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है वाली बात कर रहे हो कि जरूरत से ज्यादा ही खुश करने की कोशिश कर रहे हो लोगों को। सुन लीजिए। जो देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो ही वो पहले देते थे। अब उन्होंने सेपरेट ग्रुप हैं जो सबसे जो माहिर हैं बम बंदूक गोला बारूद बनाने वालों ने, उन्होंने राहुल गांधी की जो बात है उसे सराहा है। और उनकी बात राहुल गांधी ने कही है। आप ये देख लीजिए, जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी। राहुल गांधी मेरी ख्याल से एक तो पहले वो हिंदुस्तानी नहीं, उनको ज्यादा टाइम उन्होंने क्योंकि दुनिया के बाहर बिताया है, उनके दोस्त वहां पे हैं, उनकी फैमिली वहां पे है, इस करके मेरी ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपने देश के साथ ज्यादा प्यार नहीं है। कोई सिख यहाँ पे जो खड़ा है किसी पार्टी से जुड़े नहीं है। कोई सिख यहाँ पे बोल पे भागलपुर में भी मुझे किसी ने बोला भी आप कड़ा नहीं डाल सकते, किसी ने कहा वो पगड़ी नहीं डाल सकते, किसने कहा वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। एक सिख यहाँ पे खड़ा होके कह दे मैं बीजेपी अभी छोड़ दूं। इतना मतलब चिंगारी लगाने के लिए पहले मुसलमानों की कोशिश की, उनको यूज करने की, अब नहीं हुआ। अब बिल्कुल बॉर्डर पे सिख है भाई, देश की रक्षा वो करते हैं, उनको साबोटाज करने की कोशिश की है। तारीफों की पुल बांधा करते थे। बल्कि कभी कभी जब हमसे चर्चा होती थी कि देखो क्या ये जो तरीका राहुल जी ने चुना है ये सही है गलत है, तो ऐसे कसीदे पढ़ते थे राहुल जी के कि हमें समझ में नहीं आता था कि यार भाई कोई भी चीज़ जब आप आपस में विश्लेषण करो तो थोड़ा कभी कभी बैलेंस रखना चाहिए। एक तो वो हाइट थी जब मतलब दिन भर केवल आरती किया करते थे, उसके बाद मेरे साथ ये सांसद भी रहे, उसमें भी करते थे।
फिर मुझे लगता है कि पिछले कुछ एक सालों में इनको ये जो समझते थे कि जिस तरह ये खुद पंजाब में नेता बन जाएंगे, शायद नहीं बने और इसलिए पार्टी छोड़ के जाना पड़ा। तो अब भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। इस तरीके का बयान केंद्रीय मंत्री को नहीं देना चाहिए। उन्हें कांग्रेस से और देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर रहे, कुछ दिन के लिए वो लोकसभा में कांग्रेस के लीडर भी रहे, तो तब उन्हें ये एहसास नहीं था। जो बात वो आज कह रहे हैं तब उन्हें मालूम नहीं थी। मेरा मानना है, मैं कांग्रेस की लीडरशिप से कहूँगा कि कांग्रेस के अंदर ऐसे जितने लोग हैं जिनका रवैया भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, उनको पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा करना चाहिए। अब देखिए साहब, जो बिट्टू साहब कह रहे हैं, एक तो राहुल गांधी ने विदेश में कहा और किया, 2-3 ऐसी बातें थी जिन पर ऐतराज हुआ सिखों को लेकर के। उनका बयान कि कड़ा पहनेंगे, पगड़ी पहनेंगे, गुरुद्वारे जा पाएंगे कि नहीं, इसकी लड़ाई लड़नी है, तो वो घोर आपत्तिजनक बयान था। लेकिन अगर आप उसको देशद्रोह की श्रेणी में रखते हैं, जो बिट्टू साहब रख रहे हैं, अब मंत्री हो गए, गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि देश विरोधी बात है, तो फिर तो ये सवाल सरकार से होना चाहिए कि आप क्या समझते हो राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने अगर कोई ऐसा काम किया जो देश के हितों के खिलाफ है, तो फिर आगे बढ़ो, करो कार्रवाई, लगाओ कोई धारा राहुल गांधी के ऊपर। बोलना क्या फिर? नहीं, देखिए, चूंकि अब ये मंत्री हैं गिरिराज सिंह, और कोई भी मंत्री अगर बयान बोलता है तो वो सामान्यतः सरकार का बयान माना जाता है। तो उसमें ये प्रश्न तो उठता है कि भाई सरकार का अधिकृत बयान आना चाहिए। और मेरा भी मानना है कि उनकी पूरी यात्रा जो हुई है अमेरिका की, उससे देश में एक आक्रोश तो पैदा हुआ है, एक क्रॉस पार्टी लाइन है वो, ऐसा नहीं है कि कोई है। और लोगों ने असहजता महसूस की है, इंक्लूडिंग कांग्रेस में भी आपसे बात हो रही है। अब वो लेकिन टेररिस्ट कहना, नंबर 1 टेररिस्ट नहीं, खैर देखिए, ये शब्द थोड़ा कठिन है क्योंकि टेररिस्ट की परिभाषा अलग होती है। वो टेररिस्ट जो है, लेकिन राहुल गांधी जी की भाषा एंटी टेररिस्ट नहीं थी, एंटी हिंसा नहीं थी। अब आप भी उलझा रहे हैं। ना सुने, एंटी टेररिस्ट क्या मैं होता है? इसलिए बता रहा हूं कि आता माने हिंसा के विरुद्ध नहीं थी। अगर वो भारत में, अगर ये स्थिति पूरा वो बता रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां केवल सिख ही नहीं, मुसलमान, दलित, ईसाई सारे पर हमले हो रहे हैं, उनके विरुद्ध हिंसा हो रही है, आरएसएस बीजेपी ने सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया है, एजेंसी के माध्यम से लोगों को डराया जा रहा है, जेलों में डाला है, तो ये तो हिंसात्मक वातावरण है ना। ये पहले जो था ना, जो कम्युनिस्ट लोग होते थे, जो देश से भागते थे, अपने देश के लोगों को भड़काते थे कि वो देश में उठो, लड़ो, हिंसा करो, उथल पुथल हो तो क्रांति होगी। तो राहुल गांधी ये करवाना तो चाह रहे हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इस प्रकार से लोगों को उकसा के क्या पाना चाहते हैं? पहले आप क्लियर कीजिए, आपकी नजर में राहुल गांधी लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं? कम से कम जो उनकी भाषा है वो अहिंसा की नहीं है, ये उकसाना ही है, उथल पुथल के लिए लोगों को एकदम भीतर से जो है ये उत्तेजित करना है। अच्छा, कि उठिए और लड़िए। तो ये जो भाषा होती है ना, ये पहले हम लोग सुनते थे। इसीलिए एक शोध का विषय है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जिस आदमी का लक्ष्य केवल इतना है कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ के सत्ता में जाओ, उसकी भाषा ये विदेश भूमि पर नहीं हो सकती है। रवनीत सिंह बिट्टू ने जो कहा, जो गिरिराज सिंह ने कहा, उसमें अतिवादी की बू आती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सरकार को इस पर सरकार हम लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी यात्रा को लेकर के जरा उसको ठीक से, अगर उसके पास जानकारी इकट्ठी करे और वो सामने आनी चाहिए बात कि उनसे मुलाकात करने वाले कौन तो लगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका मंत्री राहुल गांधी को टेररिस्ट कह रहा है तो ये भूल जाने वाली बात तो नहीं है। कह दिया किसी ने, यार क्या फर्क पड़ता है, भूल जाओ, राजनीति में लोग कहते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कहा है तो फिर आप या तो रवनीत बिट्टू से पूछो भाई तुमने क्यों बोला, नहीं तो राहुल गांधी से पूछो तुमने वहां जाके क्या किया। दोनों के लिए सरकार सक्षम है कि राहुल गांधी से भी पूछना चाहिए और रवनीत बिट्टू और गिरिराज सिंह से भी पूछना चाहिए। राहुल गांधी ने जो सिख को लेकर बयान दिया था, सब लोगों ने उसकी आलोचना की, लेकिन उनको टेररिस्ट नंबर 1 बताना, और मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें कोई हकदार नहीं हूँ, लेकिन यदि सरकार को लगता है वो टेररिस्ट नंबर 1 है तो एनएसए लगा कर या जो भी काम करना, क्योंकि उनके 2 मंत्री कह रहे हैं और सरकार ने न तो उसका खंडन किया न सपोर्ट किया। तो सरकार को साफ करना चाहिए, कि गृह मंत्रालय को साफ करना चाहिए कि भाई वो टेररिस्ट नंबर 1 है क्या और सरकार उन पर क्या कार्रवाई कर रही है। और जो आपने अभी
भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का बयान दिया, तो वो भी सरकार का काम है। सरकार पता करके बता दे कि राहुल गांधी ने क्या क्या किया। इसमें हम सफाई ही नहीं दे रहे ना। अमित मालवीय पूछ रहे ना क्या किया 5 दिन हाँ, वहां तो रह वो करके। सरकार खुद बता दे ना। सरकार के पास तो सारे सोर्स है, वहां पर रॉ एजेंसीज होती हैं, हमारी इंटेलिजेंस की स्टोर। ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को आपने छोड़ रखा है। हाँ, अब उस इस पर पर करना चाहिए। हाँ भाई, अभी ये कह करके भाग जाने वाली बात नहीं रह गया। बताओ, अब तो कार्रवाई करो। क्यों त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, या तो हम लोकतंत्र में राहुल गांधी जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उसको हम लोग समझ नहीं रहे हैं, या समझना ही नहीं चाह रहे हैं, या हम एकदम आंख मूंद के बैठे हुए हैं। उस दिन भी चर्चा में मैंने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष को देशद्रोही कह देना ये दुस्साहस का काम है, साहस का काम है। ये काम कोई नहीं कर सकता। कैसे कह देंगे कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं? वो चुन कर आए हैं, बाकायदा सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनकी हरकतें क्या हैं? और रवनीत सिंह बिट्टू जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमारे 2 प्रधानमंत्री गांधी परिवार के उनकी शहादत हुई, हालांकि वो शहादत उनके लिए कहना वो गलत शब्द है। उनके ऊपर हमला हुआ और वो बेहद देश के लिए पीड़ा की बात है कि राजीव गांधी को लिट्टे आतंकवादियों ने मार दिया, जिसके साथ गले मिलकर सोनिया, प्रियंका, राहुल वो अपना त्याग और मानवता के शिखर पर बैठ गए। और जो इंदिरा गांधी थी उनकी हत्या सिख आतंकवादियों ने की, जिसकी वजह से देश में जो स्थिति बनी वो चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप सोचिए जरा, विदेश की धरती पर जाकर इस देश के सिखों के प्रति इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आतंक फैलाने के अलावा और कोई सर आपने कहा हम लोग भूल जा रहे हैं, भूल नहीं जा रहे हैं, हम नहीं, तो कह रहे हैं ना। मैं आगे याद दिला रहा हूं। आगे करे ना इस पर कुछ, हम अभी- कह रहे हैं। अरे फिर वही बात आप कह रहे हैं। ये कोई ऑटोक्रेटिक थोड़ी ना देश है, क्यों नहीं? लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सरकार किसी नेता पर इस तरह से कार्रवाई नहीं कर क्यों नहीं कर होनी चाहिए। सकती सर? हाँ, यही गलत है। अगर कोई नेता, क्या कोई भी आदमी मैं देश यही के कह रहा खिलाफ हूं। कोई बात कर रहा है, आप कोई भी बिल्कुल भी, होगा। यू आर विद इन योर राइट्स एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट ऑन इस इट। देश और आपकी में सरकार के 2 मंत्री बोल रहे हैं। नेताओं के इस तरह के ऊट पटांग बयान देने पर कोई कानून नहीं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और होना चाहिए था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये तय करती कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, उस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ हो जाए। लेकिन अभी तो हमने चुनाव में देखा था ना, अमित शाह के बयान को झूठा काट कर और कर दिया। किसके ऊपर कार्रवाई हो गई? कार्रवाई की भी तो किसी छोटे ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर की क्या कार्रवाई? उन्होंने कहा वो तो विचार है। और ये जो विचार और किसी चीज को आप आतंकवादी हरकत कहें, उसके बीच में बहुत बारीक लाइन हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, रवनीत बिट्टू को, गिरिराज सिंह को ये कतई नहीं कहना चाहिए वो नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक है। लेकिन राहुल गांधी की भाषा और देश की सर, सबसे सर, मेरे को 3-4 खबरें, 3 खबरें भी जल्दी जल्दी देनी है सर। नहीं, लेकिन सर, सरकार नहीं करेगी समय तो नहीं। समाज नहीं बोलेगा क्या? हाँ, सरकार नहीं करेगी आप तो समाज के कौन तो सुन रहा है सर? बोलेगा। सरकार करे जो करना है। नहीं, सब समाज के ऊपर डाल करके बिल्कुल। ये होता है, डब्बे में डाल दो, बेटी पैक कर दो। एक भड़काऊ के विरुद्ध जनता को समाज तैयार होना होना पड़ेगा। प्रतिक्रिया देता है। अब समाज का काम हो गया चुनाव में, अब आप जो हो रहा है उस पर आप सरकार करेगी। लोकतंत्र में सरकार, समाज तैयार होता है तो प्रतिक्रिया देता है। सरकार से सर, समय नहीं, प्लीज, बहुत शॉर्ट में सर। मेरी नजर में रवनीत बिट्टू का जो बयान है बहुत बेशर्मी भरा बयान है। रवनीत बिट्टू का अगर ये बात बोल रहे हैं तो रवनीत बिट्टू ने 2009 में अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा था? राष्ट्रीय सेवक संघ के लिए रवनीत बिट्टू के क्या विचार थे? अब तो सोशल मीडिया का जमाना, सारे रिकॉर्ड होते हैं। जो व्यक्ति कांग्रेस में रहते हैं, संघ के प्रचारक के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता रहा। अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता रहा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो अब राहुल गांधी के हल्का बयान है, आप कह रहे हो हल्का बयान है। निहायत बेशर्मी भरा बयान ऑलराइट है। सर, ठीक, आगे बढ़ रहा हूं सर। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है, उसकी बात हम करें। हमारे पास है प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, उस पर उन्होंने एक बात कही है बड़ी। उन्होंने कहा मुझ पर दबाव वबाव काम नहीं करता है। फिर वही बात, गांधीनगर में प्रोग्राम में थे वो, उन्होंने कहा यहां किसी का दबाव नहीं चलता। इसकी बात कह रहे थे, क्यों कहा प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में, आखिर ये कहा क्यों है? सुन लीजिए आप जरा मोदी जी की बात। उन्होंने कहा ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता। कौन दबाव में लेने की कोशिश कर रहा था सर? अब ये तो वो वहां मैं गए। सुनवा देता हूं। एक बार राष्ट्रपति ओबामा यहां पर टूर, भारत में उनका प्रवास था, बायोलेटरल विजिट के लिए आए थे। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा, क्योंकि उस समय चल रहा था, लोग भांति भांति ये सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा
कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था कि हाँ, मुझ पर दबाव है। मोदी है, इस मोदी पर किसी का दबाव नहीं चलता है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, ये तो लोग कह रहे हैं 240 वाले मोदी हैं। नहीं, मैं तो फिर कह रहा हूं ना कि नरेंद्र मोदी को जो 2001 से जानता है और 2001 के पहले से भी जानता है, दबाव तो नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं चलता है, कभी नहीं चलता है। ये तो मतलब आप उनके एक्शंस में देखें, संगठन में देखें, जो जो उन्होंने काम किए उसको देखें, तो दबाव तो उनके ऊपर नहीं चलता। दबाव बना रहे हैं एक और नेता। हरियाणा में होने वाला इलेक्शन जल्द, फिर अभी तो कुछ दिनों में वोटिंग हो जाएगी। वहां अनिल विज जो पूर्व खट्टर सरकार में गृह मंत्री होते थे और फिर नाराज हो गए जब खट्टर साहब की जगह सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उनको लगता था कि मैं सबसे सीनियर हूं, मुझे बनाना चाहिए। उनको तो वो तो 2014 से कह रहे हैं मुझे बनाओ। खट्टर साहब को जब पहली बार बनाया था तब भी वो नाराज थे। अब उन्होंने खुल के कह दिया, भाई इतना क्या इशारों में बात करना। उन्होंने कहा सरकार बनेगी तो मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मैं सबसे सीनियर हूं, इसलिए मुझे सीएम बनाओ। सुन लीजिए। मैं हरियाणा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। 6 बार मैं एमएलए बन चुका हूं और 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैंने आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन इस बार मेरे ऊपर हरियाणा की जनता का, मेरे शहर की जनता का बहुत दबाव। तो लोग दबाव में बहुत लेते हैं नेताओं का, मुझे थोड़ी चाहिए, जनता ने कहा आप बनो। नहीं, लेकिन अनिल विज जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में एक ये भी समस्या हो गई कि बहुत ऐसे जनाधार वाले नेता हैं जिनको लंबे समय से एकदम कहें कि खारिज किया गया, दरकिनार किया गया। और एक बात और समझिए, ये भी कहीं और नहीं जाते हैं, ये भी संगठन के पक्के वाले। 10 साल एक पंजाबी सीएम रहा, ये भी पंजाबी हैं। सवाल पंजाबी होने का नहीं ना, आप विचारधारा के आधार पर पार्टी इतनी बड़ी है, किस आधार पर? हरियाणा में आप पंजाबी कौन, गैर पंजाबी कौन, हरियाणा पंजाब सब एक ही राज्य सर, थे। सब जाति देख करके करते हैं सर। क्यों आपने फिर एंटी मतलब गैर जाट आपने क्यों सरकार से? नहीं, तो वो पॉलिसी तो गलत है। देखिए, मैं हरियाणा में गया पिछले चुनाव में, तो जो बीजेपी के समर्थक लोग मिलते थे वो कहते थे कि भाई नेता तो हम लोगों का अनिल विज है। अच्छा, मुझे भी मतलब इतना नहीं, इतना मुझे जानकारी थी, ये तो था कि सीनियर नेता है, लोगों की सुनते हैं। बोले कि वहां जाइए तो कोई काम होता है, तुरंत बात होती है, खट्टर साहब के यहाँ तो जाना मुश्किल है। तो बोले कि नेता अनिल विज हैं, उनको कोई कुछ बना ही नहीं रहा। अच्छा, ये कई जगह से जब ध्वनि मिली तब मुझे सोचना पड़ा। अनेक बड़ी डिजर्व करते हैं आप, इनका एक बड़ा हाँ, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा, बयान अभी बता रहे थे कि तब मैं और रामविलास शर्मा 2 दावेदार थे। बोले खट्टर साहब टपक गए। बाद में जब मेरी दावेदारी बनी तो सैनी साहब टपक गए। बोले अब बोले मैं कब तक इनके बीच में झूलता रहूंगा। और अब उन्होंने खुल के कह दिया है। नहीं, और पहले भी कर चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़के जीत चुके हैं। ये मतलब ऐसा नहीं पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव जीते हैं। उन्होंने अपनी बताया, और ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण का और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। इन्होंने कहा ब्राह्मणों को नजरअंदाज कर रहे हो, रामविलास शर्मा का आपने टिकट काट दिया, मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। 15% ब्राह्मण है हरियाणा के अंदर, अगर वो नाराज हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के दम पे सरकार नहीं बना पाएगी। ये इस तरह के सीधे सीधे बता रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे तो पार्टी को देखना है। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि विज साहब बहुत पुराने नेता हैं और उन्होंने दुख को डबल कर दिया रामविलास जी का भी नाम लेकर। लेकिन शायद आजकल वो आज की जो बीजेपी है उसको नहीं देख रहे। वहाँ सीनियरिटी का मतलब नहीं है ना। अच्छा।